तो मध्य प्रदेश विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार हुआ। आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगाई गई, खूब नोकझोंक हुई। मौका था विधानसभा के विशेष सत्र का, जो एक खास मुद्दे को लेकर बुलाया गया था। एक ऐसा मुद्दा जिस पर पिछले कुछ दिनों से देश भर में सियासी शोर मचा है, और यह मुद्दा है 33% महिला आरक्षण का। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास नहीं हो पाया, जिसके बाद संसद से लेकर सड़क तक खूब संग्राम मचा। अब मोहन सरकार विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर शासकीय संकल्प लेकर आई, लेकिन कांग्रेस ने पलटवार में अशासकीय संकल्प पेश कर दिया। और जब विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के संकल्प को खारिज कर दिया तो कांग्रेस वॉकआउट कर गई। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर महिलाओं को धोखा देने के आरोप लगा रहे हैं। महिला आरक्षण पर सत्र विशेष, सियासी क्लेश, हंगामा, वॉकआउट, चर्चा से घबराई कांग्रेस। पार्टी की जो दिल्ली में चर्चा हुई लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जैसे 2047 का एक बार बार संख्या जप रही है, सपने दिखाने की बात करती है। 543 सीटें वर्तमान में लोकसभा में है, 230 सीटें मध्य प्रदेश में विधानसभा में। वर्तमान सीटों पर आरक्षण क्यों नहीं? परिसीमन जनगणना अपनी जगह, उसको आप क्यों जोड़ रहे हो महिला आरक्षण से? अगर महिलाओं की आप सम्मान की बात करते, नारी वंदन की बात करते, तो तत्काल 33% आरक्षण को लेके हमारी रणनीति है और इसी को लेके हमने अशासकीय संकल्प लगाया है। 33% महिला आरक्षण विधानसभा में रण। मोदी जी के बहुत ही सत प्रयास, जिसमें इस देश की आधी आबादी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने का एक बहुत अच्छा प्रयास था, उसमें टंगड़ी अड़ाने का काम किया। महिला आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक रूप से और लोकसभा और विधानसभा में बड़ा प्रतिनिधित्व मिलने था, परंतु कांग्रेस और विपक्ष के नेता हर समय महिला विरोधी काम करते हैं। और नारी बंधन शक्ति विधेयक का तुमने विरोध कर दिया, कुछ दिन बाद पैदल भागना है, भारत की बेटियां तुम्हें भगाएंगी, उसकी तैयारी और कर लेना। आधी आबादी का हक, सियासत कब तक? लोकसभा और राज्य की विधानसभा में 33% महिला आरक्षण पर रण छिड़ा है। संसद से लेकर सड़क तक और अब मध्य प्रदेश की विधानसभा में महिला आरक्षण पर संग्राम की गूंज सुनाई दी। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास नहीं हो पाया तो मोहन सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए संकल्प लाया गया, लेकिन जैसे ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदन के पटल पर संकल्प पेश किया, सियासी क्लेश शुरू हो गया। नियमों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सरकार पर महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया और मांग रख दी कि बिना परिसीमन मौजूदा स्थिति में ही महिलाओं को 33% आरक्षण तत्काल दिया जाए। पलटवार में बीजेपी ने कांग्रेस पर चर्चा से भागने और नारी शक्ति को धोखा देने का आरोप लगाया। सवाल यह है कि आधी आबादी के हक पर कौन डाका डाल रहा है और कब तक महिला आरक्षण पर सियासत होगी? आज महाडिबेट में इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। तो महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष। ऐसे में सवाल यह है कि क्या महिलाओं को आखिर 33% आरक्षण मिलेगा कब? दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल है, महिलाओं के हक पर आखिर डाका कौन डाल रहा है? एक दूसरे पर आरोप जरूर है। तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, महिला आरक्षण पर आखिर हल निकलेगा कैसे? ये तीनों महत्वपूर्ण सवाल हमारी चर्चा का हिस्सा रहेंगे और आज इसी मुद्दे पर होगी महाडिबेट। खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। चर्चा में हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, रश्मि पवार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, राकेश अचल जी, राजनीतिक विश्लेषक, प्रियंका राणा जी, वुमेन राइट एक्टिविस्ट, और दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। दोनों तरफ से सवाल बहुत सारे हैं। एक तो जनता भी कंफ्यूज है कि आखिर है क्या। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि जो विपक्ष है वो महिला आरक्षण के आड़े आ रहा है। सबसे पहले प्रियंका राणा जी के पास जाऊंगा। प्रियंका राणा जी, स्वाभाविक है कि महिलाओं के आरक्षण का सवाल है, आधी आबादी के वोट का भी सवाल है। स्वाभाविक है विपक्ष भी
पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि महिलाओं के पक्ष में अपने आप को दिखाया जाए। सत्ता पक्ष भी यही चाहता है, लेकिन इसी लड़ाई में महिलाओं का 33% आरक्षण अटका हुआ है। प्रियंका राणा जी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? उनका अधिकार मिले, हमारे विधानसभा और राज्यसभा के अंदर महिलाओं की आवाज को उठाने वाली महिलाएं अगर आ जाएं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी के अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है और ना ही कुछ कर दिखाने का जज्बा है। क्योंकि अगर आप देखें कहीं भी, आप ये देखिए किसी भी स्टेट में चले जाइए, महिलाओं के जो क्राइम हो रहे हैं, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहे हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उस पर जब बात होती है तो तेरी पार्टी और मेरी पार्टी शुरू हो जाता है। वहां पर आपकी इच्छा शक्ति कहां चली जाती है जब महिलाओं की अधिकारों की बात होती है? अभी देखिए कैसे कैसे स्टेटमेंट आते हैं महिलाओं को लेकर के। अभी आप देखिए कांग्रेस के जो पप्पू यादव हैं, उन्होंने कितना आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसका विरोध हर किसी पार्टी को करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मैं कहती हूँ जब महिलाओं की बात आती है तब तेरी पार्टी और मेरी पार्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब दूसरी पार्टी, जो विरोधी पार्टी है, वो इस तरह के बयान देती है तब तो ठीक है, लेकिन जब बीजेपी इस तरह के बयान देती है, अभी वेस्ट बंगाल के अंदर जो आपके बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा पैर दिखाने हैं तो भाई आप साड़ी क्यों, आप बरमूडा पहन लीजिए। किस तरह की भाषा आप महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की चीजें। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, ऐसे बयान किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए और होंगे भी नहीं। मैं डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी, आज मध्य प्रदेश में विधानसभा में भी बहुत हंगामा हुआ, बहुत कुछ हुआ। कांग्रेस के पास भी मैं जाऊंगा कुछ ऐसे बयान लेकर जो आपत्तिजनक हैं, लेकिन वाणी अहलुवालिया जी, लगातार मंशा पर सवाल विपक्ष आपके उठा रहा है कि भाई आपकी मंशा ही नहीं थी, महज एक पैंतरा था, चूंकि आगामी चुनाव के मद्देनजर ये। सभी मेहमानों को मैं नमस्कार करती हूँ, श्रोताओं को भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, विपक्ष के जितने भी आरोप हैं बेबुनियाद कैसे हैं, एक एक करके आज सिद्ध हो जाएंगे। 2023 में आपको ध्यान है कि इस बिल को सबने सहमति से पारित किया, तब इलेक्शन का माहौल था पूरे देश में, और उस नाते विपक्ष को लगा कि कुछ पॉलिटिकल माइलेज गेन हो सकता है, इसलिए पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो एक नहीं, वाणी अहलुवालिया जी, 106वां वो संविधान संशोधन था, उस दौरान विपक्ष ने समर्थन भी दिया था आपको। मैं आपको वही बोल रही हूँ, मुझे प्लीज बोलने दीजिए प्रशांत जी, कि 23 का जो माहौल था वो इट वाज वो पॉलिटिकल सिनारियो वोटिंग के कारण था, इलेक्शन सिर पे थे, इसलिए पॉलिटिकल माइलेज चाहिए थी। ये विपक्षी दल 55 साल तक सत्ता में रहे हैं, वो अच्छी बहुमत के साथ रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण था जो उन्होंने तब पास नहीं किया? उनकी महत्वाकांक्षा, उनका पॉलिटिकल विल जो था ही नहीं। और आज भी जिस प्रकार से इस बिल को गिराया है, क्योंकि जो संशोधन करने जा रहे थे उससे मुझे लगता है ये पूरी प्रक्रिया फास्ट ट्रैक भी होती और 2027 तक, 2029 तक इसे लागू भी करते। परंतु देखिए, जिस भाषा से, जिस शैली से इन्होंने उस बिल को गिराया, इनकी जो महिला नेत्री हैं वो टेबल थपथपा रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और उसमें खिल्ली उड़ा रही थी। जो जितनी सीटें हैं उनमें आप 33% आरक्षण दे दीजिए, क्या आपत्ति है? तो क्या वो 33% आरक्षण 543 सीट्स पर, वो जनगणना किस वर्ष की है? कांग्रेस ने उस पर ध्यान दिया है? वो जनगणना किस वर्ष की है? फिर आप 2011 की जनगणना पर 2011 की जनगणना पर परिसीमन क्यों करना चाहते हैं? तो फिर जब हम उनसे ये बोल रहे हैं कि इस पूरी चीज को हम फास्ट ट्रैक करें, इसको संवैधानिक असूलों के तार पर करें, प्रधानमंत्री जी ने ये भी निवेदन किया था कि आप इसको दलगत राजनीति से उठ, आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं जी, सुन लीजिएगा। एक थोड़ी गरिमा होती है रश्मि जी, थोड़ा मैं बोल लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक निवेदन किया था, दलगत राजनीति से हम ऊपर उठकर महिलाओं को सशक्त करने का ये कदम उठा ले, क्योंकि हमें ये अवसर पुनः कब मिलेगा, हमें इसके लिए समर्पित होना है। अमित शाह जी ने कहा कि मैं एक निवेदन करता हूं, 1 घंटे का समय दीजिए, मैं अब 1 घंटे में वो पत्र को संशोधित करके आपके समक्ष पेश करता हूं, इसे पास करने में मेरी सहायता करिए। ये
उन्होंने ये भी कहा कि आप पूरा श्रेय ले लीजिए, हमको ये श्रेय चाहिए नहीं, आप अपने पोस्टर्स, ठीक है। अपने नाम पर जो भी आपको प्रचार प्रसार करना है, आप पूरा क्रेडिट लीजिए। पर चलिए, बहुत अच्छी बात थी। 33% बिल्कुल, सरकार अगर विपक्ष को भी श्रेय दे रही थी, बहुत अच्छी बात थी। रश्मि पवार जी, पहला तो ये कि सदन में, लोकसभा में अगर वाकई आप लोग चाहते थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले तो आपको साथ खड़े होना चाहिए था। आप ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण चाह रहे थे, वो बाद में भी हो सकता था। बहुत सारी ऐसी बात है। दूसरा, आपके कुछ नेता हैं, फूल सिंह बरैया साहब, क्या क्या उनके बयान हैं? ऐसे नेता आपके साथ खड़े हैं जो महिलाओं का सम्मान ही नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं आप महिलाओं के लिए खड़े हो रहे हैं। रश्मि पवार जी, देखिए, सर्वप्रथम हम नारी बंधन की बात करें तो 2023 में ही सितंबर में ये कानून बन गया था। अगर तो बीजेपी की मंशा होती तो उसको लागू कर देते ना। 30 महीने बाद आपको क्यों याद आई जब बंगाल में चुनाव हो रहा है? आप उसको तुरंत लागू करते। और कांग्रेस तो आज भी साथ में है ना। हम तो कह रहे हैं, सरकार कह रही है ना परिसीमन कर दीजिए। 850 सीटों के लिए परिसीमन चाहती थी ना सरकार, सीटें बढ़ जाती, इसके साथ ही वो 33% आरक्षण भी लागू हो जाता। अभी आप 2029 में इसको लागू करने की बात कर रहे थे, आपने स्पेशल सत्र बुलाया, वो पिछले सत्र में भी आप डिस्कशन कर सकते थे और मानसून सत्र में भी कर सकते थे। कितना खर्चा होता है इसको बुलाने के लिए, आपने सबको बुलाया क्यों? और स्पेशली अभी करने का क्या औचित्य था? औचित्य ये था कि माइलेज लेना है, दिखावा करना है। हम कह रहे हैं कि 543 सीटों पर आज इसी वक्त 33% आरक्षण कर दे, कांग्रेस साथ है, उसमें क्या परेशानी है? आज अभी इसी वक्त लागू कर दे, क्रेडिट भी ले रहे हैं मोदी जी। हम तो कह रहे हैं, चलिए रश्मि जी, मान लिया ठीक है, स्पेशल सत्र। आप राजनीतिक दल हैं, बीजेपी भी राजनीतिक दल है, कोई भी कदम उठाएगी राजनीतिक सत्ता तो राजनीतिक मंशा होती है। लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है कि उसमें फायदा हो सकता है महिलाओं का, तो साथ खड़े होने में क्या आपत्ति? तो कर देते ना 543 सीटों पर। उसमें क्यों नहीं कर रहे? हम तो यही पूछना चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी, आप महिला हितैषी हैं, महिला समर्थक हैं, 543 सीटों पर 33% महिलाओं को आरक्षण दे दें और उसमें ओबीसी, हमारी अति पिछड़ा और पिछड़ा बहनों का हिस्सा चोरी ना हो, उनको भी समान अधिकार मिले। हमारी जब सरकार थी, आदरणीय राजीव जी ने, स्वर्गीय राजीव जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया। निकाय में और पंचायतों में आज 15 लाख महिलाएं देश में कांग्रेस के कारण ही चुनकर आती हैं। इसके लिए हमारी मंशा थी, हमारी मंशा थी। और जब हमारी सरकार थी, लेकिन देश की संसदों में, देश की संसद में, विधानसभाओं में भी आप साथ खड़े हो सकते थे, श्रेय भी ले सकते थे। पीएम कह रहे हैं कि भाई श्रेय ले लीजिए। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं आपके पास। आज अभी इसी वक्त लागू कर दें। ठीक है, उसमें कहां समस्या? दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा मैं। दिनेश गुप्ता जी, भाई एक तो बड़ा कंफ्यूजन है, जनता भी नहीं समझ पा रही कि आखिर हकीकत क्या है। विपक्ष कहता है, मंशा पर सवाल उठाता है, सत्ता पक्षी, बहुत अलग अलग बातें। लेकिन क्या व्यवहारिक वाकई हो सकता था कि 543 सीटों में आप 33% दे देते आरक्षण? प्रशांत जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है जी, है ना। कंफ्यूजन कोई नहीं है। 2023 का जो बिल है, पारित बिल है, उसमें क्लियर है कि बिना परिसीमन के हमको महिला आरक्षण लागू करना है। आपका 2026 में आकर आपका स्टैंड बदलता है, सरकार का स्टैंड बदलता है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बदलता है, विपक्ष का स्टैंड नहीं बदलता है। इसलिए आप प्रस्ताव लाए हैं ना, आपकी मंशा किस तरह की थी भाई? ये विषय तो पहले भी आए थे ना। 23 में तो कांग्रेस अल्पमत में थी, कोई उनके तो लीडर ऑफ अपोजिशन की भी स्थिति नहीं थी। लेकिन 2026 में वो इस स्थिति में है, उसका विपक्ष का नेता भी उसका है। तो 23 और 26 की राजनीति में बहुत सारा फर्क है। और ये जो राजनीति है, ये राजनीतिक दलों का काम है भाई। जो बिल ला रहे हैं आप, सरकार बिल ला रही है ना, तो वो पॉलिटिकल इंटेंशन से लाई है। तो पॉलिटिकल इंटेंशन केवल विपक्ष का होगा, ये नहीं होता राजनीति में कि साहब विपक्ष का ही पॉलिटिकल इंटेंशन खराब है, हमारा बहुत अच्छा है। तो दोनों के इंटेंशन पर बात होती है। जब आपने 23 में पारित कर दिया, बिना परिसीमन के पारित कर दिया, तो आप 26 में उसको परिसीमन क्यों क्लब कर रहे हैं? उसको आप लागू करिए ना, तत्काल प्रभाव से लागू करिए कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें महिलाओं का आरक्षण हम तत्काल प्रभाव से लागू करते हैं। और जो भी पहला राज्य में चुनाव होगा विधानसभा का, वहां ये एप्लीकेबल होगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो या किसी भी राज्य में हो, उसमें क्या समस्या है?
और आगे जब आपको लगता है कि हमको लोकसभा का जब चुनाव आएगा, चाहे वो 29 का हो या उसके 34 का हो, हमको परिसीमन की आवश्यकता है तो परिसीमन अलग से करिए, परिसीमन के बाद फिर उसमें सीट बढ़ा दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है ना। परिसीमन कोई, जब आप बहुत संवेदनशील विषय होता है, बहुत सारी आपत्तियां होती है, बहुत सारे जो है आपके जो प्रोविजंस होते हैं जो परिसीमन जिनके आधार पर होता है। परिसीमन में साउथ की एक अलग आशंका है, नॉर्थ की अलग बात हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं। परिसीमन को इसमें आप मिलाकर महिला आरक्षण पर खुद ही सवाल खड़े कर रहे हैं और खुद ही आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं दोषी नहीं, विपक्ष दोषी है। तो बड़ा अजीब है ना, कंफ्यूजन में तो आप खुद ही हैं कि आप करना क्या चाहते थे, वो करने क्या जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। मैं वाणी जी के पास जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले राकेश अचल जी, अगर वाकई जो बात यहाँ पर चल रही है इसमें हकीकत है, तो क्या विपक्ष अपनी बात सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा है? प्रशांत जी, दिक्कत ये है कि जो मुद्दा सामने है जी, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि महिला आरक्षण का जो मामला है वो कानून बन चुके हुए 2023 हुए, जैसा अभी दिनेश जी ने कहा। अब सवाल ये कि 2026 में उसमें पेच क्यों डाला जा रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि डॉक्टर वीणा जी भारतीय जनता पार्टी से कब से जुड़ी हैं, लेकिन मैं उनके संज्ञान में ला देना चाहता हूँ, जब वो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी संसद में, तब उसने इस विधेयक का समर्थन नहीं किया, उसने इस विधेयक को रोका था। आज सत्ता में है, उसने विधेयक पारित कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब पारित कर दिया तो लागू भी कर देना चाहिए, लेकिन मुश्किल ये हो गया है कि एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ हमारा मीडिया, दोनों मिलकर के इस कंफ्यूजन को और गाढ़ा कर रहे हैं। भाई कानून बना हुआ है। अब जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा की बात आप लीजिए, आज इस मामले में विशेष सत्र बुलाने के औचित्य क्या है? संकल्प आपको यहाँ क्यों लेना है? संकल्प तो दिल्ली में लेना है, और वो दिल्ली में संकल्प लिया हुआ है, तो जनता का पैसा आपने एक दिन बर्बाद कर दिया, नाटक कर दिया। विपक्ष ने अपना काम किया, उसने विरोध कर दिया, बाइकाट कर दिया, सरकार ने संकल्प अपने पेश कर दिया। तो इस तरह के अभिनय से जनता को भ्रमित करने की लगातार कोशिश हो रही है, और इसमें एकमात्र मुद्दा विवाद का यही है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है। अगर मंशा ठीक होती तो विपक्ष से उलझने की जरूरत ही नहीं है, परिसीमन का विधेयक लाने की जरूरत ही नहीं है। और कंफ्यूजन पूरे देश में ये फैलाया जा रहा है कि महिला आरक्षण को रोक दिया। अरे भाई, परिसीमन का 131वां संशोधन विधेयक गिरा है, महिला आरक्षण तो कानून बन गया। ये स्पष्टता न मीडिया कर रहा है और न राजनीतिक दल कर रहे हैं, और विपक्ष बेचारा, विपक्ष तो विपक्ष ही होता है, और वो जितना कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन उसका जो लाभ है, जो नफा नुकसान है, वो महिलाओं को हो रहा है। और जो दिक्कत राजनीतिक दलों को कुछ नहीं होगा, वो अगर चाहे मंशा की बात है, कानून की भी जरूरत नहीं है। आपने अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, दे देते 33%, कानून के बिना भी दिया जा सकता है, कोई रोक तो है, लेकिन मंशा मामले पर राजनीति करने की है, हर दल की है। बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, समाजवादी भी कर रहे हैं, सब मिलकर महिलाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर। चलिए, आप बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने भी उठाया, दिनेश गुप्ता जी ने। वाणी अहलुवालिया जी, डबल सवाल आपके सामने आ गए। और एक बात तो ये कि भाई, जो आज मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र आपने बुलाया था स्पेशल, उसकी भी जरूरत नहीं थी। मैं राकेश जी बड़े आदर से और विनम्रता से आपसे कहूंगी कि हो सकता है आपके जितना अनुभव नहीं हो, बट मुझे जो समझ में आ रहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होनी चाहिए, और कांग्रेस की 55 सालों तक कोई इच्छा शक्ति किसी भी वर्ग को ऊपर उठाने के लिए और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए नहीं थी। हम किसानों का भी मुद्दा देख सकते हैं, हम मातृशक्ति का देख सकते हैं, अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किसी भी मुझे लगता है राष्ट्र हित के मुद्दे को सामने रखा है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे 370 हो, चाहे आंतरिक या बाहर सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे कोई और रिफॉर्म्स हो, चाहे एक और उदाहरण राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, कांग्रेस ने हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह किया है। कांग्रेस ने हमेशा नकारात्मक राजनीति को प्रेरित होकर मुझे लगता है गलत संदेश देने का कोशिश किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ और महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं थी। एक बात और चर्चा में उठी थी वाणी जी, कि भाई 33% आरक्षण देने से बेहतर, वो ठीक है, वो जब होगा अपने स्तर पर भी पार्टियां उठा सकती हैं। ओमकार मरकाम विधानसभा में बोल रहे हैं कांग्रेस नेता कि भाई मैं अपनी पार्टी में रखूंगा कि 33% आरक्षण विधानसभा चुनाव में दे दें।
मैं सबसे पहले राकेश जी मुझे आ रहा हूं लगता आपके है पास जी। राहुल हाँ। गांधी और सोनिया गांधी और जी। प्रियंका गांधी, ये जो गांधी परिवार है, उनसे पूछूंगी कि क्या 33% आरक्षण में वो लागू करेंगे अपनी पार्टी में, क्योंकि उससे बाकी की सीटों का जो बंटवारा ठीक। होता है हाँ। वो उथल पुथल हो जाएगा। और हमारी मंशा है कि वो 33% ठीक। आरक्षण एक अच्छे फिगर के साथ सीटों को बढ़ा के दिया जाए, और जिसमें चलिए नॉर्थ ठीक है, ईस्ट साउथ ठीक है। मैं सबके रश्मि पास पवार जी संतुलित हो। के पास जाऊं से पहले राकेश अचल जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। नहीं, मैं कटारे जी सिर्फ इतना कहना चाहता हाँ। हूं कि वाणी जी ने कहा अनुभव की बात नहीं है, ये प्रमाण हाँ। की बात है। अभी जिस जीएसटी की बात कर रही हैं या दूसरे मुद्दों की बात कर रही हैं, इन्हें मालूम नहीं है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री राघव जी हुआ करते थे, वो कहते थे जीएसटी लागू होगी मेरी लाश के ऊपर, तो विरोध बीजेपी करती थी। आज विरोध चूंकि सत्ता में पार्टी है तो वो हर मुद्दे का समर्थन कर रही है। इसी महिला आरक्षण विधेयक की बात जब कर रहे हैं, तो अभी जैसा रश्मि ने कहा कि स्थानीय निकायों में, पंचायतों में कब दे दिया गया, ठीक है। लेकिन राकेश अचल जी, हर एज ग्रुप या कहें जनरेशन वाले नेता भी हैं, तो संभव है कि राघव जी की वो उनका एक अलग अध्ययन रहा होगा। वित्त मंत्री थे, बड़े ज्ञानी मंत्री थे जी, बहुत ज्ञानी मंत्रियों में उनकी गिनती भी होती थी जी। पूरे देश में जीएसटी का यही एटीट्यूड था, जीएसटी को लेकर बीजेपी का कि ये लागू वाणी जी जल्दी प्लीज। और आज लागू हो गई है। एक्चुअली मुझे लगता है कि कांग्रेस की पिछली 4 जितनी भी ये जनरेशन्स है, उन्होंने अपने स्टैंड को बहुत स्पष्ट और साफ किया है कि वो महिला आरक्षण नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि इतने ठीक है। रश्मि पवार जी, रूप से रश्मि पवार जी, ओमकार मरकाम आज कह रहे हैं ये भाई आप वाकई महिलाओं के साथ खड़े हैं तो एक उदाहरण तो पेश कर देते भाई, कहीं तो 33% अपनी तरफ से दे देते टिकट। बिल्कुल, आगे आने वाली विधानसभा में आपको इसका हमारे यहाँ क्या इम्प्लीमेंट होता है वो देखने को मिलेगा। हम तो कह रहे हैं ना कि विधानसभाओं में भी दे दीजिए। अभी आप जो 29 में लागू करने की बात कर रहे हैं, जब ये कानून बन गया है तो ये तो मोदी जी के हाथ में है, इसको तुरंत से लागू करें। आज इसी समय इसी वक्त इसको लागू कर दें, और जब विधानसभा आने वाली है, उत्तर प्रदेश है, गोवा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, यहाँ पर 33% आरक्षण दे दें। आपकी मंशा साफ है ना, आप क्लियर हैं, आप सत्ता में बैठे हैं, आप उसको लागू कर दें। आप 2011 की बात कर रहे हैं। हम एक बात कहना चाहती हूँ मैं, चल मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रियंका राणा जी, महिला सशक्तिकरण की बात हर सियासी दल करता है, लेकिन लगता ऐसा है कि उस दिशा में कदम बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है सियासी दलों के लिए। वाकई एग्जाम्पल अगर पेश कर दें सियासी दल तो शायद इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती जी। और दोनों अपनी पार्टी के अंदर कर दें। मैं सभी पार्टियों से कहना चाहूंगी 33% कर दीजिए, कौन रोक रहा है। अभी तक का आप इच्छा शक्ति अभी पिछली देख लीजिए ना, आप कितनी दिखाई है। मध्य प्रदेश के आंकड़े देख लीजिए, विधानसभा में बीजेपी ने 27 सीट दी थी महिला उम्मीदवार को, और जो कांग्रेस थे उन्होंने 29 दी थी। हालांकि कांग्रेस की सिर्फ जीती 7 थी और जो बीजेपी की जीती 21 थी, लेकिन बात तो वहीं आ जाती ना। मैं कहती हूँ आप पंचायती राज में कह रहे हैं कि जो आप निचले स्तर पर जो आपने महिलाओं को टिकट दिए हैं, लेकिन अगर आप स्थिति देखेंगे तो वहां पर जो प्रधानपति है वो चला रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, उन महिलाओं को टिकट दीजिए जो सही मायने में राजनीति में इंटरेस्ट रखती हो, कार्य करती हो, और जो सही दिशा में राजनीति को ले जा सकती हो। उनको नहीं जो राजनीति के में उनका ठीक है, यानी पर्दे के पीछे आपके पर्दे के पीछे किसी महिला के हस्बैंड या कोई और ग्राउंड पर हो, केवल चेहरा ना रह जाए महिला। दिनेश गुप्ता जी, यही बात है सशक्तिकरण की बात। केवल ठीक है अगर 33% आरक्षण मिल भी जाता है तो ऐसा ना हो कि केवल चेहरा बनकर महिलाएं रह जाएं। ग्राउंड स्तर पर हमने देखा है, चाहे लोकल जो बॉडीज होती हों, पंचायत हो कि सरपंच पति, इस तरह के शब्द हमने बहुत सुने हैं। दिनेश गुप्ता जी, देखिए हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। 10-20% यदि है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई इफेक्टिव नहीं है। पंचायती राज में आज आप 50% रिजर्वेशन है तो लीडरशिप का कोई क्राइसिस तो है नहीं। तो जब लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, आपको एक जो है वो तो कांग्रेस सरकार ने ही पारित किया था ना पंचायती राज में आरक्षण, जो 73वां 74वां संशोधन है तो वो तो उसी वक्त लागू हुआ था। तो इंटेंशन का तो कोई सवाल नहीं था। इसके विस्तार की बात है कि इसको विधानसभा और लोकसभा तक ले जाना है। तो इसमें लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है भाई? जब एक बार आपने देख लिया कि ये प्रयोग सफल रहा है और इससे जो भी इम्पैक्ट आया है उसको भी स्टडी कर चुकी है सरकार, कई बार स्टडी इस पर हो चुकी है कि इससे क्या परिवर्तन आया।
तो उसके नतीजे हैं तो आप उसको लागू कर दीजिए, लेकिन पॉलिटिकल इंटेंशन आपका नहीं है विधानसभा और लोकसभा का, इसलिए किंतु परंतु ज्यादा होता है कि आप हम ये इसके साथ इसको जोड़ेंगे, इसके साथ इसको जोड़ेंगे, तो इसलिए ये दिक्कत है। अन्यथा कोई समस्या नहीं है, इसको लागू करना चाहें तो कांग्रेस ने कह दिया आप अभी एक संविधान संशोधन 106 वाला है आपके, हम 29 से लागू करेंगे, उसके बाद एक नया संविधान संशोधन ले आए। तो ऐसे जो है एक संविधान संशोधन के अगेंस्ट दूसरा लाते हो तो चीजें उलझती है ना। तो आप अब एक बार जो मौजूदा स्थिति में दे दीजिए, फिर आगे जो सीटों का परिवर्तन होगा उस पर वो इफेक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। परसेप्शन और नैरेटिव से ज्यादा इंटेंशन सही होना चाहिए। इंटेंशन सही होगा तो नतीजा भी बेहतर मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का बेहद खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और महाडिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।